Hello student, welcome back to the channel. So we are going to start third chapter, that is applied history. Okay. So in today's lecture we will discuss, or we try to discuss, first 2 points, that is what is applied history, and second one is applied history and research in various fields. So first go through the definition of applied history. So applied history is a field of a study concerned with the application of the history for the benefit of people in कंटेम्प्रेरी एंड फ्यूचर टाइम्स। ठीक है, तो अप्लाइड हिस्ट्री ये एक ऐसी फील्ड है जिससे हम हिस्ट्री की स्टडी कर सकते हैं और हमारे डे टू डे लाइफ या फिर डेली लाइफ में और हमारे फ्यूचर्स में जो भी प्रॉब्लम्स अराइज हो गए उसके ऊपर हम एक सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं, या फिर जो हिस्ट्री का नॉलेज है उसे हम यूज़ करते हुए हम बेटर डिसीजंस ले सकते हैं। सो अप्लाइड हिस्ट्री जो एक फील्ड है, ठीक है, उसको अलग एक नाम है यहाँ पर दिखा गया है, वो है पब्लिक हिस्ट्री। ठीक है, तो मैच द फॉलोइंग या फिर फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो अप्लाइड हिस्ट्री के बारे में आपको और एक चीज़ यहाँ पर याद रखनी है, वो है पब्लिक हिस्ट्री। तो अप्लाइड हिस्ट्री को ही क्या कहा जाता है? पब्लिक हिस्ट्री। सो हमें इसकी नॉलेज क्यों होनी चाहिए हिस्ट्री की? ठीक है, सो नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज़ यूजफुल, knowledge of history is useful as it can provide guidance in finding solution to contemporary social issue and incorporate them in a social planning. Knowledge of a history is essential for this purpose. तो ये हिस्ट्री के नॉलेज की पर्पस क्या है, एक्चुअल पर्पस क्या है? सो इससे हमें क्या होता है, इट कैन प्रोवाइड गाइडेंस इन फाइंडिंग सोल्यूशन टू कंटेम्प्रेरी सोशल इश्यूज। जो सोशल इश्यूज होते हैं उसमें हमें क्या होता है कि हमें यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसके ऊपर हमें एक सोल्यूशन मिलते हैं और वो हमें गाइड करता है एक पर्टिकुलर वे में, सो दैट हम क्या कर सकते हैं, इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं देम इन अ सोशल प्लानिंग। ठीक है, जो सामाजिक रचना होती है उसमें हम क्या कर सकते हैं, कोई बदलाव या सजेशंस जो हो गए उसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। सो नॉलेज जो हिस्ट्री की है वो इस पर्पज़ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो हमें एक क्वेश्चन पूछा गया है टेक्स्ट बुक के एंड में, जो क्वेश्चंस है उसमें राइट डाउन अबाउट अप्लाइड हिस्ट्री, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। तो अब ये फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर अब डेफिनेशन है ये, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये 3-4 लाइन्स है, ये डेफिनेशन है। फर्स्ट पॉइंट ये लिख सकते हैं, सेकंड पॉइंट में आप अप्लाइड हिस्ट्री पब्लिक हिस्ट्री को उसका अल्टरनेटिव नाम है वो भी एक सेकंड पॉइंट में लिख सकते हैं। और जो थर्ड पॉइंट है नॉलेज, हमें पर्पज़, इसेंशियल पर्पज़ क्या है उसका, वो हमें ये 3 पॉइंट्स हम वहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे। द प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम रिलेटेड अप्लाइड हिस्ट्री कैन क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल टू पार्टिसिपेट अलॉन्ग विद द टेक्निकल एक्सपर्ट। ठीक है, अगर ऐसा कोई प्रोजेक्ट है या फिर ऐसा कोई प्रोग्राम है रिलेटेड टू अप्लाइड हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री के संदर्भ में अगर कोई एक प्रोजेक्ट होगा या फिर कोई एक प्रोग्राम अगर कंडक्ट किया जा रहा होगा तो वहाँ पर क्या होता है, पॉसिबिलिटीज़ बढ़ सकती है जो लोगों की वहाँ पर पार्टिसिपेशन है विद किसके साथ, टेक्निकल एक्सपर्ट्स जो होते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर फील्ड के एक एक्सपर्ट्स होते हैं, उनके साथ लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ सकता है और वही एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है लोगों के बीच में और उन टेक्निकल एक्सपर्ट्स के बीच में। देयर पार्टिसिपेशन इन द कैपेसिटी ऑफ टूरिस्ट विजिटिंग म्यूजियम एंड एशियन साइट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो वो जो लोग होते हैं और जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं उनका अगर पार्टिसिपेशन बढ़ गया तो क्या होता है कि लोग होते हैं वो ऐसे म्यूजियम्स हो गए या फिर एशियन साइट्स हो गए, वहाँ पर क्या करते हैं, विजिट करना शुरू कर देते हैं। लेट्स से एग्जांपल ताजमहल का, कुतुब मीनार का, ठीक है, बीबी का मकबरा हो गया, ऐसे बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस है, फोर्ट्स है हमारे पास, ठीक है, रिवर्स है, माउंटेन्स है, ये भी एक हिस्टोरिकल पार्ट है हमारे सोसाइटी में। तो इन पर लोग क्या करते हैं, थोड़ा रिसर्च करते हैं, थोड़ी उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर जाके उस पर्टिकुलर प्लेस पर जाके लोग वहाँ पर क्या करते हैं, विजिट देते हैं। तो इससे क्या होता है, पार्टिसिपेशन बढ़ता है और पार्टिसिपेशन बढ़ने से क्या होता है, वहाँ पर टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट वहाँ पर बन जाता है। ठीक है, फिर वो क्या होता है, पर्यटन क्षेत्र बन जाता है, वो पर्टिकुलर कोई बीच होगा, ठीक है, तो वो पर्यटन क्षेत्र वहाँ पर बन जाता है। सो टूरिज्म क्रिएट इंटरेस्ट इन हिस्ट्री अमंग द पीपल। तो टूरिज्म से क्या होता है, लोग घूमने के लिए जाते हैं तो क्या होता है, उस पर्टिकुलर प्लेस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हम घूमने के लिए गए मतलब क्या करते हैं, वहाँ से सिर्फ गए, देखा, खाना पीना खाया और फिर घर पर चले गए, ऐसा तो कुछ नहीं करते। हम जाने के बाद वहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग थिंग्स जो होते हैं, जो चीज़ें होते हैं उसके बारे में हम, वहाँ पर एक चर्च होगा, मंदिर होगा, मस्जिद होगा, ठीक है, तो वहाँ पर हम जाकर उसको विजिट करते हैं, उसके हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि ये चर्च, म्यूजियम, सॉरी, मंदिर और मस्जिद ये कब बने थे, इसको किसने बनाया था, ठीक है, कौन से सेंचुरी में इसको
इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, कौन सा राजा था वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे साथ आते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, हिस्ट्री का थोड़ा सा इंटरेस्ट हमारे में वहाँ पर डेवलप होना शुरू कर देता है। दे कैन वॉलेंटियर टू पार्टिसिपेट इन द कंजर्वेशन एंड प्रिवेंशन प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन सिटी टाउन और विलेज। ठीक है, तो इससे क्या होता है, लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ने से क्या होता है, ऐसे जो हिस्टोरिकल प्लेसेस होते हैं तो उन्हें हमें क्या करना है, संभाल कर रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे आने वाली पीढ़ी भी उस चीज़ पर, उस प्लेस पर जाकर विजिट कर पाए और उन्हें देख पाए, और हमारी हिस्ट्री के बारे में भी हमें वो, मतलब हमें नहीं, उनको खुद को वो नॉलेज मिल जाए। ठीक है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, उनका कंजर्वेशन भी करना चाहिए और प्रिजर्वेशन भी करना चाहिए, उसको हमें देखभाल करके ठीक से संभाल कर रखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एक पब्लिक हिस्ट्री के बारे में भी आपको एक क्वेश्चन पूछा गया टेक्स्ट बुक में, तो हम उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर जान लेंगे। तो पब्लिक हिस्ट्री क्या है, तो पीपल हैव लॉट ऑफ मिसगिविंग अबाउट द part practicality of the knowledge of history. For example, history is usually taught as a field of interest only for historians. ठीक है, तो क्या होता है एक्चुअली, जो पीपल्स होते हैं ना उनके अंदर है ना, मतलब मिसअंडरस्टैंड, उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है। जो हिस्ट्री एक फील्ड है ना, वो बहुत वास्ट फील्ड है और उसकी नॉलेज भी है ना बहुत बड़ी और बहुत अच्छी भी है। ठीक है, वैल्यूएबल एक्चुअली उसका नॉलेज है। लेकिन क्या होता है, हमें जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है या फिर हमें जो इंटरेस्ट है हिस्ट्री का, वो बहुत कम होता है इस फील्ड में। और हम ऐसा सोचते हैं कि जो हिस्टोरियंस होते हैं, ठीक है, इतिहासकार जिसे हम कहते हैं, सिर्फ वो लोग ही हिस्ट्री का स्टडी करते हैं और उनको ही वो हिस्ट्री का स्टडी करना चाहिए, ऐसा हमारा मिसपरसेप्शन होता है, हम ऐसा सोचते हैं, लेकिन वैसा नहीं है। और दूसरी चीज़, यहाँ पर स्टूडेंट wishing to pursue higher study in the subject and not permitting to practical life, history as a field of knowledge does not have any applicability in economically productive field। तो क्या होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको ऐसे सब्जेक्ट्स में जो हायर स्टडी होती है ना, वो उनमें नहीं जाते। ठीक है, मतलब क्या होता है कि शुरुआती में ही हिस्ट्री के बारे में हमें डर पैदा किया जाता है या फिर हम डर जाते हैं उस सब्जेक्ट्स को लेके। ठीक है, तो उससे क्या होता है, हमें वो सब्जेक्ट पसंद नहीं होता है, तो हायर स्टडी भी हम उसमें नहीं कर पाते। लेकिन और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव फील्ड, यहाँ पर देखो, एप्लीकेबिलिटी ऑफ इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव फील्ड। तो लोगों का ऐसा समझना है कि ये फील्ड चूज़ कर कर उन्हें अर्निंग्स नहीं मिल पाती है। जैसे हम इंजीनियरिंग या मेडिकल बैकग्राउंड से आते हैं तो हम 4-5 साल की स्टडी कर सकते हैं और उसके बाद हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, अर्निंग स्टार्ट कर देते हैं। 20,000 25,000 का हमें पर मंथ का पैकेज मिल जाता है। लेकिन हिस्ट्री ऐसी सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम 5 ईयर्स का 10 ईयर्स भी हम अगर स्टडी करेंगे फिर भी हमें कम है। और वहाँ पर क्या होता है, प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। एक्चुअली प्लेटफॉर्म्स है, लेकिन क्या होता है कि जो टैलेंट होना चाहिए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, वो नहीं होता है। इसी की वजह से क्या होता है कि वहाँ पर लोग कम जाना पसंद करते हैं, इकोनॉमिकल रीज़न के वजह से भी। So public history helps to overcome such a misgiving and make history meaningful in every life, connecting people to history। पब्लिक हिस्ट्री क्या काम करती है कि ऐसे जो मिसगिविंग्स है ना, उसको ओवरकम करने का काम करती है, और उसे जो हिस्ट्री को जो मीनिंगफुल है ना, हिस्ट्री एक मीनिंगफुल थिंग्स बना देती है जो लोग उससे कनेक्ट हो पाते हैं। ठीक है, मेक्स हिस्ट्री मीनिंगफुल इन एवरी डे लाइफ, कनेक्टिंग पीपल टू हिस्ट्री। There are many university abroad where various courses in public history are offered। ठीक है, मतलब अब्रॉड में ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो क्या करते हैं, स्पेशल कोर्स वहाँ पर कंडक्ट करते हैं जिसका नाम है पब्लिक हिस्ट्री। ठीक है, और इंडिया में भी एक है, उसके बारे में ये इंपॉर्टेंट है, इसे अंडरलाइन कर लेना। सृष्टि इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी इज़ एन इंस्टीट्यूट एट बंगलुरु, कर्नाटका। तो कर्नाटका में, ठीक है, बंगलुरु में क्या है, सृष्टि इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन, इसे अंडरलाइन कर लेना, सृष्टि इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी। तो ये हम एग्जाम्पल में हम ये पब्लिक हिस्ट्री के जो आंसर लिखेंगे उसमें ये पॉइंट वहाँ पर आना ही चाहिए। तो दिस इंस्टीट्यूट हैज़ एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट, तो इसका एक स्वतंत्र एक डिपार्टमेंट है, उसका नाम है सेंटर ऑफ फॉर पब्लिक हिस्ट्री। दिस डिपार्टमेंट हैज़ टेकन अप वेरियस प्रोजेक्ट्स एंड रिसर्च इन वेरियस फील्ड ऑफ पब्लिक हिस्ट्री। तो एक डिपार्टमेंट है सेंटर ऑफ पब्लिक हिस्ट्री, वो इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है और उन्होंने वेरियस क्या गए प्रोजेक्ट्स और रिसर्च वहाँ पर उन्होंने कंडक्ट किया है। ठीक है, अभी तो हमने अप्लाइड हिस्ट्री क्या है उसके बारे में हमने पढ़ लिया। अभी हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि अप्लाइड हिस्ट्री वो कौन कौन से फील्ड में हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो हिस्ट्री इज़ अबाउट व्हाट, पास्ट इवेंट, अंडरलाइन करना है, हिस्ट्री इज़ अबाउट द पास्ट इवेंट, मतलब जो हमारे भूतकाल में जो भी इवेंट्स हो चुके हैं, ठीक है, इवेंट्स हैपन इन आवर पास्ट लाइफ, ऑल दीज आर फॉल इनटू हिस्ट्री। ठीक है, द वे
आवर प्रेजेंट लाइफस्टाइल इज शेप्ड, तो हमारा आज का जो जीवन है, जो हम रहते हैं जिस प्रकार, वो सब क्या है, हमारी हिस्ट्री की देन है। तो हम आज जो जीन्स पैंट पहनते हैं, ठीक है, हम जो कपड़े पहनते हैं, हम जो खाना खाते हैं, हम जिस जगह पर घूमते हैं, ठीक है, हम हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है, ये सब चीज़ों के बारे में, हम यहाँ तक कैसे पहुँच गए, तो इस सब चीज़ों के बारे में हमें पढ़ने के लिए हिस्ट्री की हेल्प लेनी चाहिए। और इसी से हमारे जीवन को क्या मिलता है, शेप मिलता है। द द वे आवर प्रेजेंट लाइफस्टाइल इज शेप्ड इज डिपेंड ऑन द हिस्टोरिकल चेन ऑफ इवेंट। ठीक है, मैंने अभी अभी कहा ना कि जो हम लाइफस्टाइल जी रहे हैं वो क्या है, एक हिस्टोरिकल चेन ऑफ इवेंट है, उसी पर हम डिपेंड होकर ये सब चीज़ हमारे डेली लाइफ में हम कर रहे हैं। तो हिस्टोरिकल इवेंट रिलेटेड टू वेरियस फील्ड लाइक द पॉलिटिक्स, सोशियोलॉजी, सोशल एंड रिलीजियस स्ट्रक्चर ऑफ द कम्युनिटी, मतलब सामाजिक जो स्ट्रक्चर है हमारी कम्युनिटी का, वो फिलोसॉफी, टेक्नोलॉजी एंड साइंस एक्सेट्रा। तो ये अलग अलग फील्ड्स है जिसमें क्या है, हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए थे, उसी के फील्ड के बारे में हमें आगे जानना है। ईच ऑफ दिस फील्ड्स हैव देयर ओन हिस्ट्री ऑफ बिल्डिंग नॉलेज। द डायरेक्शन ऑफ द फ्यूचर डेवलपमेंट इज इन एवरी फील्ड इज डिपेंड ऑन द स्टेट ऑफ अवेलेबल नॉलेज। जो हमारे पास नॉलेज अवेलेबल है, उसी पर हम क्या करते हैं, हमारे जो फ्यूचर है उसको हम क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। मतलब हम आज जो है और हम आने वाले भविष्य में जो होने वाले हैं, ठीक है, तो जो भी हम हो जाएंगे हमारे भविष्य में, वो कहाँ से हमें पता चलता है, हमारे हिस्ट्री से पता चलता है। हेंस द मेथड ऑफ हिस्ट्री कैन प्रूव टू बी अ वैल्यू इन अ रिसर्च ऑफ वेरियस फील्ड। तो ऐसे कौन कौन से फील्ड है, फर्स्ट फील्ड यहाँ पर बताई गई है, फिलोसॉफी। ठीक है, तो द हिस्ट्री ऑफ द फिलोसॉफी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द ओरिजिन ऑफ वेरियस आइडियोलॉजी, द इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन गिविंग राइज टू दस आइडियोलॉजी एंड देयर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। तो जो फिलोसॉफी की फील्ड है ना, उसमें हमें हिस्ट्री का स्टडी क्यों करना चाहिए, तो उससे हमें क्या पता चलता है, ओरिजिन ऑफ वेरियस आइडियोलॉजीज, मतलब ये आइडियोलॉजी जो होती है, एक विचारधारा होती है, वो कहाँ से जन्म ली थी, ठीक है, उसके बारे में हमें पता चलता है। दूसरी चीज़, द इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन गिविंग राइज टू दोज आइडियोलॉजी, मतलब ऐसे कौन लोग थे जिन्होंने एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को वहाँ पर जन्म दिया था। समझ में आ रहा है, मतलब एक तो वो आइडियोलॉजी कहाँ से थी, उसका ओरिजिन कहाँ से था, और जो इंटेलेक्चुअल्स मतलब जो लोग थे जिन्होंने ये आइडियोलॉजी का जन्म दिया, उनके बारे में हमें यहाँ पर पढ़ने को मिलता है। एंड देयर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, और उनका क्या है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। ये तीन चीज़ों के बारे में हमें, अगर फिलोसॉफी का स्टडी हम करेंगे, मतलब फिलोसॉफी की हिस्ट्री अगर हम जान लेंगे, तो इन तीन चीज़ों का हमें क्या हो, नॉलेज मिल जाएगा। सो फिलोसॉफी नीड्स लैंग्वेज एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। तो फिलोसॉफी को किसकी ज़रूरत है, लैंग्वेज की ज़रूरत है फॉर एक्सप्रेशन। जो भी बोलना चाहते हैं, फिलोसॉफिकल जो आइडिया से वो लिखते हैं, उससे वो बोलते हैं, तो एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते वक्त हमें एक लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। तो फिलोसॉफी का जो मेन कोर है वो क्या है, लैंग्वेज है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द फिलोसॉफिकल एक्सप्रेशन, नॉलेज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ अ लैंग्वेज प्रूव्स यूजफुल। तो जो लैंग्वेज का यूज़ है ना, वो यहाँ पर क्या है, इम्पोर्टेंट बताया गया है। ठीक है, तो हमें जो फिलोसॉफिकल एक्सप्रेशंस है उसको हमें अंडरस्टैंड करना होगा, तो हमें किसकी नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, मतलब जो भाषाएं बोली जाती है, जिस भाषा में लिखा गया है, उनकी भी हमें नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए फिलोसॉफी के स्टडी में हमें हिस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंस है वो हमें यहाँ पर पता चला है। अभी हमें टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है, साइंस, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी के ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिखनी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम ठीक से ध्यान देंगे। द हिस्ट्री ऑफ साइंस हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी, इन्वेंशन एंड द थ्योरी। अगर हम साइंस का हिस्ट्री देखेंगे तो हमें क्या होगा, हेल्प मिलेगा टू अंडरस्टैंडिंग द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी, इन्वेंशन एंड थ्योरी। जो भी साइंटिफिक डिस्कवरीज हुए हैं, जो भी इन्वेंशन हुए हैं, और जो भी थ्योरीज लिखी गई है, तो वो हमें एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पता चलेगी। मतलब एक इवेंट होने के बाद दूसरा इवेंट कैसा हुआ। ठीक है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो व्हील, ठीक है, मतलब चक्का होता है गाड़ी में, जो चक्का लगा होता है जिससे गाड़ी चलती है आगे, तो उस वो कहाँ से शुरू हुए, तो हमें बुलक कार्ट्स वगैरह देखे। ठीक है, एशियन हिस्ट्री में हमने पढ़ा है बुलक कार्ट्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है, मतलब बैलगाड़ी होती है, तो उस बैलगाड़ी को एक चक्का लगाया जाता है। ठीक है, पहले वो स्क्वायर शेप का था, फिर हेक्सागोनल शेप का किया गया, फिर उसको सर्कुलर शेप दिया गया था उस व्हील को। तो ऐसी उसमें डेवलपमेंट्स हो गए, उसमें अलग अलग इन्वेंशन हो गए। तो पहले वो बुलक कार्ट से मतलब बैलगाड़ी थी, उसके बाद हमने घोड़ा गाड़ी देखा, फिर हमने पेट्रोल पर चलने वाले टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स देखे। ठीक है, आज हम बुलेट ट्रेन, और फिर आगे जाकर हम एरोप्लेन से हम ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गए, साइंस के फील्ड में हमें हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजी देखने हमें मिल सकती है कि किस चीज़ के बाद किस चीज़ का जन्म हुआ, या फिर हमने एक पर्टिकुलर चीज़ जब हमने खोज निकाली तो उसके बाद उसका कैसा इंप्रूवमेंट हो चुका था। ये सब चीज़ें हमें साइंस के फील्ड में पता चलती है।
इट कैन ऑल्सो हेल्प टू अंडरस्टैंड द कॉज इफेक्ट चेन दैट लीड दोज डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन। मतलब ऐसे कॉज इफेक्ट जो थे ना, मतलब हमें वो डिस्कवरी और इन्वेंशन करने की क्या ज़रूरत हो गई, ठीक है। तो वो हमें कहाँ से मिलता है, साइंस के जो हिस्ट्री पार्ट है, मतलब साइंस में हम अगर हिस्ट्री ढूंढेंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर हिस्ट्री डिस्कवरी या फिर इन्वेंशन हमें क्यों करना पड़ा, ठीक है। हमें मतलब मोबाइल है, अभी हम जो मोबाइल यूज़ करते हैं उसकी हमें ज़रूरत क्यों आ गई थी कि हमें मोबाइल अभी तैयार करना पड़ेगा, लैपटॉप्स तैयार करने पड़ेंगे, ठीक है, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं वो तैयार करने पड़ेंगे। ऐसी कौन सी ज़रूरत हुई थी जो हमें ये डिस्कवरीज और इन्वेंशन करने पड़े। इट इज़ सेड दैट नीड इज़ द मदर ऑफ द इन्वेंशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, अंडरलाइन कर लेना और आपके आंसर में इसे कोट करना हमेशा। 101% आपको ये लिखना ही लिखना है। इट इज़ सेड दैट नीड इज़ अ मदर ऑफ इन्वेंशन, ठीक है। जब भी हमें इन्वेंशन करना है उसका मतलब क्या है, हमें उस चीज़ की ज़रूरत होगी। नीड मतलब ज़रूरत, ज़रूरत होने पर ही हमने आज तक जो भी इन्वेंशन किया है। तो हमें मोबाइल की ज़रूरत थी फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है, फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए। बहुत सारे उसके ऊपर नीड्स है। तो इसी की वजह से हमने मोबाइल्स का, मतलब हमारे पास मोबाइल आने से पहले क्या था, मतलब स्मार्टफ़ोन आने के पहले क्या था, टेलीफोन था, ठीक है, जिसका वायर वायर था, वायर से हम कम्युनिकेट कर रहे थे। अभी वायरलेस कहा जाता है मोबाइल्स को, ठीक है। तो हम जो वायर वाला टेलीफोन था वो हम हर जगह पर लेकर के घूम नहीं सकते थे। तो वो एक नीड हो गई कि हम जहाँ भी चाहे वहाँ पर हमारे हाथ में एक मोबाइल हो जिससे हम कॉल बिल कर सके, ठीक है। तो इस यही था इन्वेंशन, समझ में आया एग्जाम्पल से। वेरी गुड। नेक्स्ट हम देखेंगे साइंटिफिक डिस्कवरी इन्वेंशन आर ऑफन Scientific discoveries invention are often the effect of human effort to fulfill a need and also curiosity। तो ये क्या है एक्चुअल में, क्या है कि जो हमारे ह्यूमंस है ना, उनके जो एफर्ट्स लगाए गए एक पर्टिकुलर डिस्कवरी और इन्वेंशन में, तो वो क्या थी, एक सिर्फ नीड थी, ठीक है, एक हमें गरज थी, ज़रूरत थी, और हमारी क्यूरियसिटी थी। सिर्फ उसी की वजह से हमने ये सब चीज़ें इन्वेंट की है। दिस एफर्ट्स आर बेस्ड ऑन ऑलरेडी अवेलेबल साइंटिफिक नॉलेज। मतलब ये क्या है, जो भी हमने एफर्ट्स लगाए वो हमारे पास पहले से ही जो साइंटिफिक नॉलेज अवेलेबल था उसके ही बेस पर हमने आगे इन्वेंशन स्टार्ट किया। सो नॉलेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ अ साइंस हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द फैक्टर दैट फैसिलिटेट अ साइंटिफिक डिस्कवरी इन्वेंशन एंड आल्सो द क्रोनोलॉजी, ठीक है। तो हमें ये इस पॉइंट से क्या पता चलता है कि हमें हिस्ट्री की नॉलेज होने की क्या ज़रूरत है। और ये सब पॉइंट्स आपको आपके साइंस वाले पोर्शन में लिखना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। हम सेम साइंस और टेक्नोलॉजी को ज़्यादा अलग नहीं देखा जाता है, लेकिन फिर भी हम उसे अलग करके यहाँ पर एक नया पॉइंट पढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी। द हिस्ट्री ऑफ द टेक्नोलॉजी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द चेंजेस एंड देयर कॉजेस ऑफ द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, कम्युनिटी प्रोडक्शन, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग एक्सेट्रा, ठीक है। अगर हमें टेक्नोलॉजी की हमने हिस्ट्री पढ़ ली तो हमें क्या अंडरस्टैंड होगा कि द चेंजेस एंड देयर कॉजेस ऑफ अ फील्ड ऑफ एग्री, ठीक है। चेंजेस एंड कॉजेस, ऐसे कौन से चेंजेस हुए और वो चेंज करने के लिए ऐसा कौन सी ज़रूरत हुई, कॉज उसके पीछे कौन सा कारण था वो। अभी कौन से फील्ड में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी हमने कौन से एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन किया है, कमोडिटी मतलब गुड्स जो होते हैं वो उनका प्रोडक्शन किया है, आर्किटेक्चर्स और इंजीनियरिंग फील्ड जो हो गए, इनके फील्ड में हमने जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ की है तो वो हमें यहाँ पर जानने की, हमें यहाँ पर क्या होती है, हेल्प मिलती है। The scientific discovery, invention, and the technological advancement are mutually dependent on each other। तो ये सब चीज़ें क्या है, साइंटिफिक डिस्कवरी, इन्वेंशन और टेक्नोलॉजी है ना, इनका हम एडवांसमेंट करेंगे तो ये क्या होता है, म्यूचुअली डिपेंडेंट है, मतलब एक दूसरे के ऊपर ये डिपेंडेंट है। मैंने अभी अभी कहा था कि साइंस और टेक्नोलॉजी को हम अलग अलग नहीं देख सकते हैं, तो वही पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है। नॉलेज ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी वॉज वेरी इंपॉर्टेंट at the step from the making of a stone tool to agriculture production in the evolution of the mankind। मतलब हम जब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करने के लिए क्या करते थे, स्टोन टूल का यूज़ करते थे, वहाँ से लेकर आज तक जो हम ट्रैक्टर्स वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है उसका हम यूज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या होते हैं, नॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से ही हमें पता चलती है कि हम स्टेप बाय स्टेप हमने उस चीज़ों को कैसे अडॉप्ट किया। लेटर द एडवांसमेंट ऑफ द साइंस प्रोमोटेड द मैकेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो जो एक्चुअल प्रोडक्शन का मैकेनाइजेशन किस मैकेनिज्म पर वो काम कर रही है, ठीक है। तो हमें आगे जाकर उस चीज़ का भी पता चला कि बाबा इस पर्टिकुलर पाथ को हम अगर फॉलो करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्शन होगा पर्टिकुलर फील्ड में, या फिर जो भी हमारा आउटकम होगा पर्टिकुलर फील्ड में, वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा, जिसमें हमारा लॉस कम होगा और प्रॉफिट ज़्यादा होगा। इट इज़ नेसेसरी टू नो दैट हिस्ट्री of a technology in order to understand the development of the mechanization and mutual dependence between science and technology। तो ये पॉइंट भी आपको इम्पोर्टेंट है कि हमें ऐसी कौन सी ज़रूरत है, जो टेक्नोलॉजी के हिस्ट्री हमें जानने की ज़रूरत है,
तो ये जानकर हमें क्या पता चलता है, डेवलपमेंट ऑफ मैकेनाइजेशन, कि मैकेनाइजेशन का मतलब एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म फॉलो करके हमने कैसे अलग अलग डेवलपमेंट्स किए वो पता चलेगी। और जो म्यूचुअल डिपेंडेंस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन दोनों का एक दूसरे के ऊपर जो डिपेंडेंस है उसके बारे में भी हमें यहाँ पर पता चलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इंडस्ट्री और कॉमर्स में कौन से जगह पर इसमें हिस्ट्री की हमें स्टडी करने की ज़रूरत है। द फील्ड ऑफ म्यूचुअल सोशल transaction expands with the growth of industry and trade. It also promotes continuous development of the network of cultural interaction. It is the integral part of the industrial and commercial management. So जो फील्ड है ना इंडस्ट्री एंड कॉमर्स की, उसमें हमें क्या बोलते हैं कि म्यूचुअल सोशल ट्रांजैक्शन जो है हमारा वो एक्सपांड हो चुका है। हमारी जो इंडस्ट्रीज़ है, हमारा जो व्यापार है, ट्रेड है, उसमें भी ग्रोथ आ चुकी है। ठीक है, और ये और कौन कौन से चीज़ों को प्रमोट करता है, तो ये क्या करता है कि जो कंटिन्यूस डेवलपमेंट है हमारी इन द फील्ड ऑफ कौन से नेटवर्क ऑफ कल्चरल इंटरेक्शन, जो हमारा कल्चर है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड, तो इसको भी हम एक्सचेंज करते हैं, जो आइडियाज़ है वो भी हम एक्सचेंज कर पाते हैं। ठीक है, इसलिए हमें हिस्ट्री पढ़नी चाहिए इंडस्ट्री और कॉमर्स एक पर्टिकुलर फील्ड में। इट इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्स मैनेजमेंट। तो एक इंटीग्रल पार्ट है, मतलब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हम कह सकते हैं पार्ट है कि हमें हिस्ट्री पढ़नी ही चाहिए इंडस्ट्री और कॉमर्स के लिए। इट इज़ इसेंशियल to understand the history of this process. The nature of the market and commerce has continues to change. ठीक है, जो मार्केट और कॉमर्स है, कॉमर्स मतलब क्या, पैसा, सिंपल हम अगर कहेंगे तो कॉमर्स को हम क्या कहते हैं, पैसा। और जो मार्केट है, ठीक है, उसमें क्या होता है, कंटिन्यूस चेंजेस आते रहते हैं। हमने देखा है शेयर बाजार, अगर हम एग्जांपल लेके तो शेयर बाजार में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट होता है, उसकी प्राइस, जैसे हम सोना लेंगे, ठीक है, जो गोल्ड है, गोल्ड की प्राइस आजकल के दिनों में 50,000 प्लस, ठीक है, पर 10 ग्राम के लिए हम देख रहे हैं। कुछ सालों पहले 30,000 था, आज 50,000 है, आगे जाके वो 40,000 भी हो सकता है, या फिर 50,000 प्लस जाकर 60-70,000 भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें क्या होता है, कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। तो इससे क्या होता है, जो मार्केट होता है, जो ट्रेड होता है, व्यापार होता है, उसमें इसका इफेक्ट आता है। अगर मुझे सोना लेना था, मैं सोचूंगा कि 4 साल पहले अगर मैं गोल्ड खरीद लेता तो वो मुझे बेनिफिशियर हो जाता। आज मैं उसे उसी 10 ग्राम के लिए मुझे 50,000 पे करना पड़ता है। मतलब मुझे 2-4 साल पहले अगर मैं खरीदता तभी प्राइस थी 30,000, आज है 50,000, तो 20,000 का मुझे वहाँ पर क्या हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है। तो इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के फील्ड में हम अगर हिस्ट्री जानेंगे तो हमें इससे ऐसा कोई और एक फ़ायदा भी हो सकता है। अकॉर्डिंगली द नेचर ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप एंड द सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो हैज़ कंटिन्यू टू चेंज। ठीक है, जो हमारा एक दूसरे से रिलेशनशिप होता है, एक दूसरे से जो व्यवहार होता है वो, और जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, इसके वजह से चेंजेस हो जाते हैं। मतलब आज मुझे जो खरीदना था वो मैं नहीं खरीदूंगा, जैसे मैंने गोल्ड का एग्जांपल लिया, आज मुझे खरीदना था लेकिन अभी प्राइस ज़्यादा होने के कारण मैं नहीं खरीदूंगा। ऐसी सब चीज़ें जो सोशल स्ट्रक्चर्स होता है, तो ये भी मैंने एक एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स जो होते हैं वो मार्केट में अफेक्ट करते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस डेवलपमेंट इट इज़ नेसेसरी टू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ द कल्चर, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। तो कॉमर्स के फील्ड में या इंडस्ट्री के फील्ड में हमें हिस्ट्री के बारे में क्यों पढ़ना है, क्योंकि जो हिस्ट्री ऑफ कल्चर है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट है ना, उसमें कैसे कैसे डेवलपमेंट्स हो गए वो जानने के लिए हमें क्या पढ़ना है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स का जो हिस्ट्री है वो पढ़ना है। नेक्स्ट फील्ड हम देखेंगे मैनेजमेंट स्टडी। तो मैनेजमेंट के फील्ड में ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें हमें हिस्ट्री का पढ़ाई करनी है और क्यों करनी है, जिससे हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। इन ऑर्डर टू understand various factors involved in the chain of production such as the mean of a production, human resources and process of the production, as well as the chain of the market and sale management etc. तो इसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मैनेजमेंट के स्टडी में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि द चेन ऑफ प्रोडक्ट सच एज मीन्स ऑफ प्रोडक्ट्स, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ये तीन चीज़ें जो चेन ऑफ प्रोडक्शन में आती है, जिसमें प्रोडक्शन सबको पता है कि जिस चीज़ का हम उत्पादन करते हैं उसे प्रोडक्शन कहते हैं। तो उन तीन चीज़ों में क्या आता है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, क्यों हमें वो प्रोडक्शन करने की ज़रूरत है। सेकेंड चीज़ हमें यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज है, मतलब जो मानवीय क्षमता जिसे हम कहते हैं वो, और उसके स्रोत वो, और प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, हम कौन सा प्रोसेस वहाँ पर यूज़ करके वो प्रोडक्शन करने वाले हैं। ठीक है, ये चेन ऑफ प्रोडक्शन में ये तीन चीज़ आ गए, एज वेल एज द चेन ऑफ मार्केट एंड सेल मैनेजमेंट एक्सेट्रा। इट इज़ इसेंशियल टू हैव द नॉलेज ऑफ सिमिलर फंक्शनल सिस्टम ऑफ द पास्ट। ठीक है, सो हमें क्या करना है, हमने चेन ऑफ प्रोडक्शन हमें देख लिया, वैसे ही चेन ऑफ मार्केट होता है और सेलर मैनेजमेंट होता है। मतलब हमने जो एक पर्टिकुलर चीज़ का हमने प्रोडक्शन तो कर लिया, तो उसको सिर्फ प्रोडक्शन करते तो कुछ नहीं होगा ना। प्रोडक्शन का हमने एक चीज़ का हमने प्रोडक्शन कर लिया,
तो ठीक है, लेकिन उसे हमें बेचना भी चाहिए, तो हमें उस चेन ऑफ मार्केट भी हमें पता चलना चाहिए कि हमें कहाँ पर जाके उस चीज़ को बेचना है, या फिर किस पर्टिकुलर इंटेलेक्चुअल को या पर्टिकुलर पर्सन को हमें वो चीज़ बेचनी है, ठीक है। और सेल मैनेजमेंट वही जो बेचना होता है वो। सो इट इज़ इसेंशियल टू हैव अ नॉलेज ऑफ सिमिलर फंक्शनल सिस्टम ऑफ द पास्ट। तो ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो हिस्ट्री में, मतलब हमारे पास्ट में, सॉरी हिस्ट्री में नहीं, हमारे पास में हम ऐसे कौन कौन से प्रकार से हम वहाँ पर मतलब कौन से फंक्शनल सिस्टम्स थे उस ज़माने में, और आज के कौन से फंक्शनल सिस्टम है जिससे हम यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ इसेंशियल टू अंडरस्टैंड द psychological character of the people working at various level in the chain of production and the marketing of the healthy management। तो ये क्यों इसेंशियल है, टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ द पीपल, ठीक है। जो हमारी मानसिकता होती है लोगों की, वो हमें यहाँ पर पता चलती है। वर्किंग एट वेरियस लेवल इन द चेन ऑफ प्रोडक्शन, मतलब अलग अलग लेवल्स होते हैं। रॉ मटेरियल होता है, फिर रॉ मटेरियल फिर उसको प्यूरिफिकेशन किया जाता है, फिर उसको फाइनल शेप दिया जाता है, और फिर वो जाकर प्रोडक्ट मार्केट में बेचा जाता है। तो ऐसे अलग अलग लेवल्स होते हैं। तो ऐसे अलग अलग लेवल्स में जो काम करने वाले लोग होते हैं और उनकी जो मानसिकता होती है, तो वो हमें यहाँ पर पता चलती है। एंड मार्केटिंग फॉर हेल्दी मैनेजमेंट, तो इससे क्या होता है, हमें जो हमारी मार्केटिंग होती है पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, तो हमें वो हम वहाँ पर क्या करते हैं, मैनेजमेंट में उसका यूज़ करते हैं। इन ऑर्डर टू अचीव इट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन दैट सपोर्ट द इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल प्रोसेस इज इम्पोर्टेंट। सो ये सब चीज़ें जो होती है, उनको हमें समझने के लिए हमें कौन से ज़रूरत होती है। तो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं, जैसे जो भी इंडस्ट्रीज होगी वो, और जो कमर्शियल प्रोसेस होते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए, मतलब नॉलेज होनी चाहिए। तो नॉलेज of history in this regards, knowledge of the history in this regard make the management at various level easier। तो अलग अलग स्तर पर हमें जाकर उन चीज़ों को हमें क्या होता है कि जो मतलब इजी हो जाता है कि अंडरस्टैंड करने के लिए। एक पर्टिकुलर सिचुएशन में हम अगर फंस जाते हैं तो हमें वहाँ से कैसा बाहर पड़ना है, ठीक है। हमारा लॉस हो रहा है, हमारा अगर प्रॉफिट हो रहा है, तो इन सब चीज़ों को हमें पर्टिकुलर लेवल पर जाके हमें वहाँ पर उसे शॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन हमें कहाँ से मिलेगा, जब हम मैनेजमेंट की स्टडी करेंगे, मतलब मैनेजमेंट स्टडी की जो हिस्ट्री है उसकी स्टडी करेंगे, तभी ये सब चीज़ें हमें पता चलेगी। तो क्वेश्चन में आपको आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी के बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है, तो थोड़ा सा हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आर्ट्स में हम देखेंगे, it is important to understand the development of various arts forms with the help of their style and expression and their function and their foundation in the form of intellectual, emotional, cultural tradition। तो हमें आर्ट मतलब जो कला हम कहते हैं उसके क्या इंपॉर्टेंट है, वो क्यों हमें स्टडी करना चाहिए। तो उससे क्या होता है, टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस आर्ट फॉर्म्स, जो अलग अलग आर्ट फॉर्म्स होते हैं, जैसे डांसिंग में अलग अलग आर्ट फॉर्म्स होते हैं, ड्राइंग में अलग अलग आर्ट फॉर्म होते हैं, ठीक है, सिंगिंग में अलग अलग आर्ट फॉर्म्स होते हैं। तो उसके कैसी डेवलपमेंट्स हुई, हर एक जगह पर वो कैसे कैसे इम्प्रूव होते चला गया, हर इंस्ट्रूमेंट्स, एक इंस्ट्रूमेंट के बाद दूसरा इंस्ट्रूमेंट को हमने कैसे मतलब इन्वेंट किया, कैसे उसकी खोज की, ये सब चीज़ें आर्ट्स में हमें देखने को मिलती है। एंड विद द हेल्प ऑफ दैट स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब हमने देखा है ना कि हिप हॉप डांसिंग अलग होता है, कथक डांसिंग अलग होता है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, उसका स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन हो गया। वो मैंने एक पर्टिकुलर डांस के फॉर्म के लिए कहा, जैसे हम पोर्ट्रेट पेंटिंग्स कहते हैं, ठीक है, वाटर कलर की पेंटिंग्स अलग, चारकोल पेंटिंग्स अलग अलग होते हैं। तो ऐसे अलग अलग उनकी वे ऑफ क्या होते हैं, एक्सप्रेशन होते हैं, और स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन होते हैं। एंड देयर फाउंडेशन इन द फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, कल्चरल ट्रेडिशन, मतलब पर्टिकुलर आदमी के है ना जो इमोशंस है, जिसको कल्चरल ट्रेडिशन है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो ट्राइबल्स एरियाज़ होते हैं, ट्राइबल पीपल्स जो होते हैं, मतलब आदिवासी, उनकी पेंटिंग्स देखो, उनके डांस देखो, और जो मॉडर्न लोग हैं उनकी पेंटिंग देखो, और उनके आर्ट फॉर्म, मतलब जो भी आर्ट फॉर्म होगा, तो उनके बीच में जो भी डिफरेंस है वो हमें आर्ट्स के जो हिस्ट्री है उसमें हमें पता चलती है। द की टू एक्सप्रेशन इन द इन एनी आर्ट फॉर्म, ठीक है, द की टू एक्सप्रेशन इन एनी आर्ट फॉर्म, इमोशनल टेम्परामेंट of the artist and the developmental history of the respective art form can be understood with the help of cultural history। ठीक है, तो आपको ये भी पॉइंट वहाँ पर इम्पोर्टेंट है लिखने के लिए कि हमें ऐसी कौन सी ज़रूरत है कि हमें आर्ट की जो हिस्ट्री है वो पढ़नी चाहिए, ठीक है। जो आर्ट्स फॉर्म्स है वेरियस, वो कहाँ से आए, उनके उनके पीछे कौन आर्टिस्ट है, उनका क्या इमोशन था, ठीक है, वो अपने आर्ट को कैसे एक्सप्रेस करते थे, ये सब चीज़ें हमें कहाँ से देखने के मिलते हैं, आर्ट्स में देखने के लिए मिलती हैं। हम अभी 7th पॉइंट है ह्यूमैनिटी का,
ठीक है। तो ह्यूमैनिटी में क्या है, ह्यूमैनिटीज इंक्लूड द डिसिप्लिन लाइक द हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा। तो ह्यूमैनिटीज़, ठीक है, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स भी होते हैं। 11th-12th के बाद आप ग्रेजुएशन कर सकते हो इस सब्जेक्ट्स में लेकर। तो ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, आर्कियोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, सामाजिक शास्त्र हम कहते हैं, इतिहास कहते हैं, ठीक है, वास्तुकला है, एंथ्रोपोलॉजी है। मतलब ये एंथ्रोपोलॉजी और सोशल सॉरी पॉलिटिकल साइंस से थोड़े इंटर रिलेटेड वर्ड्स है, ठीक है। ये सब मतलब सामाजिक न्याय, सामाजिक रचना, इन सब चीज़ों पर, मतलब हमारी सोसाइटी जो है वो कैसी चलती है, किस फिलोसफी से चलती है, कौन सा मैकेनिज्म फॉलो किया जाता है। तो ये तीन सब्जेक्ट्स है वो सब एक ही के अंडर आते हैं, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और सोशल साइंस, ठीक है। इकोनॉमिक्स तो हमें थोड़ा थोड़ा पता है कि जो अर्थशास्त्र होता है वो, मतलब पैसे का व्यवहार जो होता है वो इकोनॉमिक्स में आता है सब। तो अभी ह्यूमैनिटीज़ की स्टडी हमें क्यों करनी चाहिए, टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ दिस डिसिप्लिन इन द एसेंशियल पार्ट ऑफ देयर लर्निंग, ठीक है। तो हमें इससे क्या पता चलेगा, तो क्या हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे जो ओरिजिन है उसका, ठीक है, और जो डेवलपमेंट उसमें कौन कौन से हुए हैं वेरियस डिसिप्लिन्स में, तो वो हमें ह्यूमैनिटीज में पता चलेगी। सो ऑल डिसिप्लिन्स आर सपोज टू हैव देयर ओरिजिन इन फिलोसफी। एशियन पीपल्स all over the world try to speculate in order to understand the relationship between the university and human existence, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग जो डिसिप्लिन्स होते हैं ना, तो उनकी ओरिजिन हमें फिलोसफी से, उनकी मतलब जो फिलोसफी है, जो वो एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी जो वो फॉलो करते हैं, तो उनके बारे में हमें यहाँ पर पता चलता है वो कहाँ से जन्म लिया था उस फिलोसफी का, वो पता चलता है। जो हमारे एशियन पीपल्स है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, तो उन्होंने कौन कौन सी चीज़ों की खोज की, उन्होंने कौन कौन सी चीज़ों को उन्होंने समझा, उन्होंने कौन कौन सी चीज़ों के बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश किया बिटवीन यूनिवर्स एंड ह्यूमन। जो हमारी दुनिया है, जो हम देखते हैं, निसर्ग कहते हैं, नेचर कहते हैं, वो यूनिवर्स, और जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस है उसके बीच में क्या रिलेशन है, तो उन्होंने ये सब चीज़ों का वहाँ पर तोलमोल किया था। इट गिव्स It gave rise to various mythological stories about the origin of this world and the universal order, human life, gods and goddess, rituals and their and philosophical explanation। तो इससे क्या है, जो माइथोलॉजिकल जो स्टोरीज होते हैं, ठीक है, उसके बारे में हमें पता चलता है कि इस पृथ्वी का जन्म कैसा हो, या फिर ये संसार, ये यूनिवर्स का जन्म कैसा हुआ, वहाँ पर कैसे लोग रहते थे, जो हम देखते हैं भगवान होते हैं या फिर राक्षस होते हैं, ये अलग अलग आइडियोलॉजीज हैं, वो हमें किससे पता चलती है, हमें ह्यूमैनिटीज़ की स्टडी करने पर ये पता चलता है। रूट्स ऑफ द फिलोसॉफिकल pondering are to be found in this mythological story. Various disciplines under humanities have theoretical foundation based on the philosophical theory. Only historical knowledge can help us to understanding this development stage। तो एकदम इजी है कि फिलोसॉफिकल जो डिसिप्लिन्स होते हैं अलग अलग, ठीक है। डिसिप्लिन्स मतलब क्या होता है कि हम डे टू डे लाइफ में हम कैसा बिहेव करते हैं, हमारी हम क्या सोच रखते हैं एक दूसरे के बारे में, दूसरे समाज के बारे में, दूसरे देश के लोगों के बारे में, ठीक है, पॉलिटिकल व्यू क्या है हमारा, इकोनॉमिकल व्यू क्या है, सोशल व्यू क्या है, ये सब चीज़ें जो आती है वो डिसिप्लिन्स के अंडर आती है, ठीक है। तो इसका थ्योरेटिकल फाउंडेशन क्या है, वो कौन से बेस पर ये फिलोसॉफिकल थेरीज हमने डिज़ाइन की है या फिर हमने एक्सेप्ट की है, ठीक है। कभी कभी कोई कोई चीज़ जो है हम दूसरे देश से, दूसरे राष्ट्र से हमने वो स्वीकार किया है। तो ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है, हम जब ह्यूमैनिटी का यहाँ पर स्टडी करते हैं तो भी हमें ये सब चीज़ें पता चलती है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अप्लाइड हिस्ट्री एंड आवर पास्ट, मैनेजमेंट एंड कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज जो है वो, और फिफ्थ पॉइंट है एफिलिएटेड प्रोफेशनल फील्ड्स, ठीक है। तो इन तीन चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, दिस इज अक्षय थोड़ा साइनिंग ऑफ।